Hello students, I hope you all are fine. Students, today is the day of English language and we are going to start chapter 4 subject and predicate of English language. Students, about subject and predicate we have already discussed in English literature exercises, but here we will discuss in detail what are subjects and predicates. Okay students, let's see. All sentences are made of two parts, subject and predicate. स्टूडेंट्स, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस में टू पार्ट्स होते हैं. वन इज़ सब्जेक्ट एंड अदर इज़ प्रेडिकेट. द सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और द थिंग द सेंटेंस इज़ अबाउट. इट इज़ द फोकस ऑफ द सेंटेंस. सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकती है जिसके बारे में वह सेंटेंस गिवन है, एंड इट इज़ द फोकस ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस का जो मेन फोकस, मेन थिंग जो होती है सेंटेंस में, वो क्या होती है? सब्जेक्ट. विदाउट सब्जेक्ट वी कांट मेक सेंटेंस. द प्रेडिकेट इज़ दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स द एक्शन. प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट है जिसमें एक्शन हो रहा है. एक्सेप्ट सब्जेक्ट, predicate is that part of sentence that contains the action. सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें एक्शन हो रहा है, that is called predicate. Predicates always start with helping verb और main verb. Predicates हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? helping verb से या main verb से. Okay students, now see examples. First one, we are going to the school. हम स्कूल जा रहे हैं. Now we have to see that in this sentence which is the subject and which part is the predicate. So only the we, first we, that is called subject, and are going to the school, that is predicate. Students, यहाँ से are जो में helping verb से start हो रहा है जो part, that is called predicate, and we, it is subject. Okay students, second example, he lives in Mumbai. वह मुंबई में रहता है. In this sentence, what is subject? He. He is subject. Lives in Mumbai. It is predicate. Lives या main verb से जो start हो रहा है part, that is called predicate. Okay students, I hope this is clear to you. The placement of subject and predicate in a sentence depends on the काइंड ऑफ सेंटेंस. स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जो प्लेस है वो किस सेंटेंस जो मतलब कि वो किस पर डिपेंड करती है कि वो कौन से काइंड का सेंटेंस है. अगर वो एफर्मेटिव है तो उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जो प्लेस है वो अलग होगी. अगर वो इंटेरोगेटिव है तो उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जो प्लेस है वो अलग होगी. लाइक दिस एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव. सो वी हैव टू सी द काइंड्स ऑफ सेंटेंस. आफ्टर दैट वी कैन आइडेंटिफाई what is where is subject and where is predicate. Okay students, now let's discuss the kinds of sentences and the placement of subject and predicate in each kind of sentence. First one is interrogative sentence. Interrogative sentence में subject और predicate की places कहाँ होती हैं? In interrogative sentence the subject comes after the verb. Interrogative sentence में subject किसके बाद आता है? वर्ब के बाद आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट, वेयर आर यू गोइंग. इट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अब इसमें सब्जेक्ट कहाँ है हमें वो फाइंड करना है. हमने कहा क्या बोला है? सब्जेक्ट किसके बाद आता है? वर्ब के बाद, आफ्टर द वर्ब. इसमें वर्ब कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब आर, एंड आर के बाद क्या लिखा है? यू. यू क्या हो जाएगा इसमें? सब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, यू कैन सी देयर आर टू वर्ब्स इन दिस सेंटेंस, आर एंड गोइंग. दोनों वर्ब्स के बीच में जो वर्ड आएगा दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. सेकेंड एग्जाम्पल, वाई आर यू क्राइंग. तुम क्यों क्राई कर रहे हो? आर के बाद क्या है? यू. आर और क्राइंग टू वर्ब्स हैं इसमें. आर के बाद क्या है? यू. दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. दैट इज़ द सब्जेक्ट एंड द रेस्ट पार्ट इज़ प्रेडिकेट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी imperative sentence. In imperative sentence the subject is implied.
स्टूडेंट्स इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब जो सब्जेक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है, क्योंकि हम उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को इंडिकेट नहीं करते हैं. लाइक वी ओनली से ओपन द डोर, टर्न ऑफ द लाइट, प्लीज़ गिव मी योर बुक. हम इसमें सब्जेक्ट नहीं बोलते हैं. तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, ओपन द डोर, डोर खोल दो. तो हम किसको कह रहे हैं? एक सामने सेकंड पर्सन को. तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि जहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? यू. सेकंड पर्सन जो है वो यू, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. इन इम्पेरेटिव सेंटेंस इट इज़ ऑलवेज कीप इन माइंड दैट द सब्जेक्ट विल बी यू. Exclamatory sentences. In exclamatory sentences, the subject comes before the verb. अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो उसमें सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्जेक्ट जो है वो किसके पहले आता है? वर्ब के पहले. इंटेरोगेटिव में आफ्टर द वर्ब एंड एक्सक्लेमेटरी में बिफोर द वर्ब. लेट्स सी एग्जाम्पल. हाउ ब्यूटीफुल शी इज़. वह कितनी ब्यूटीफुल है. अब इसमें वर्ब कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब है इज़ के पहले क्या लिखा है? शी. तो शी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा. हाउ इंटेलिजेंट दीज चिल्ड्रन आर. यह चिल्ड्रन कितने इंटेलिजेंट है. एंड इन दिस सेंटेंस व्हाट इज़ द वर्ब? आर. दिस इज़ द हेल्पिंग वर्ब. सो दीज चिल्ड्रन इट वुड बी सब्जेक्ट. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दीज चिल्ड्रन. मतलब जो हेल्पिंग वर्ब के पहले जो वर्ड्स हैं दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट विल बी प्रेडिकेट. नाउ देयर और हियर इज सेंटेंसेस. द सेंटेंसेस विच बिगिन विद देयर और हियर द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब. ऐसे सेंटेंसेस जो देयर और हियर से शुरू होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसमें सब्जेक्ट कहाँ पर होते हैं? आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद में. फॉर एग्जाम्पल देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास. क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? हमने क्या बोला? किसके बाद आता है सब्जेक्ट? वर्ब के बाद में. यहाँ पर वर्ब कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब है आर. आर के बाद क्या लिखा है? मैनी स्टूडेंट्स. सो हेयर मैनी स्टूडेंट्स विल बी सब्जेक्ट. सेकेंड, हेयर इज़ योर बुक. तुम्हारी बुक यहाँ है. इन दिस सेंटेंस ऑल्सो वेयर इज़ द सब्जेक्ट? हेल्पिंग वर्ब के बाद इज़ हेल्पिंग वर्ब, देन योर बुक विल बी सब्जेक्ट. Okay students, I hope the rules are clear to you. How can we identify subject and predicate in each kind of sentence, different kinds of sentences? So, students, you have to learn these rules before doing the exercises related to these kinds of sentences. Now see exercise A. Join each subject with the correct predicate. Students, here you have been given two columns, and in column A you have been given subjects, and in column B you have been given predicates. Now you have to match, join correct subject, each subject with the correct predicate. So let's start. First one is the book. बुक के लिए हम यहाँ पर कौन सा आप मैच कर सकते हो? कौन सा आपका करेक्ट लग रहा है आपको प्रेडिकेट? जस्ट सी द बुक. माइंड्स हिज शिप. क्रोज इन द मॉर्निंग. बुक से रिलेटेड कुछ होना चाहिए. वॉकड विद द हेल्प ऑफ स्टिक. स्टिक से रिलेटेड कुछ नहीं होगा. बुक प्लीज़ कम हेयर. हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि बुक तुम यहाँ आओ, क्योंकि वो अपने आप तो चल कर नहीं आ सकती है. द बुक इज़ ऑन द टेबल. बुक टेबल के ऊपर है. इज़ दिस करेक्ट? I think this is correct. So it would be number 1. Okay students. Second, the sun. Sun से related क्या होगा? Just see, crows in the morning. Please come here. The sun goes around the sun. हो सकता है कि sun के आसपास घूमता है. No. The sun seldom bite. Bite भी नहीं करता है sun. Sun is shining brightly. Sun जो है वो कैसा शाइन कर रहा है? ब्राइटली. ये हो सकता है. सो इट वुड बी सेकेंड नंबर. थर्ड, बार्किंग डॉग्स. बार्किंग डॉग्स के लिए यहाँ पर आपको कौन सा लग रहा है? क्रोज इन द मॉर्निंग. वॉक विद द हेल्प ऑफ स्टिक. गोज राउंड द सन. डॉग से रिलेटेड होना चाहिए. सेल्डम बाइट. अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको मैच करते हैं, बार्किंग डॉग्स, सेल्डम बाइट. स्टूडेंट दिस इज़ एन इडियम.
बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसका मतलब ये होगा, दिस इज़ एन इडियम, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आफ्टर दैट फोर्थ वन, द शेफर्ड। शेफर्ड मीन्स जो गाय बकरी इनको जो चराते हैं। द शेफर्ड माइंड्स हिज शीप। ओके। फिफ्थ, द रूस्टर। रूस्टर मीन्स मुर्गा। तो द रूस्टर क्या होगा इसमें? अब हमारे पास ये रह गए, क्रोज इन द मॉर्निंग, वॉकड विद द हेल्प ऑफ स्टिक, प्लीज़ कम हेयर, गोज़ अराउंड द सन। अब इसमें से कौन सा हो सकता है? द रूस्टर क्रॉज इन द मॉर्निंग, क्योंकि वो मॉर्निंग में क्रो करते हैं रूस्टर। द अर्थ वॉक विद द हेल्प ऑफ स्टिक। वॉक मतलब कि लकड़ी की, स्टिक की हेल्प से चलना। इसका नहीं हो सकता है अर्थ का। द अर्थ प्लीज़ कम हेयर, वी कांट से दिस। द अर्थ गोज़ अराउंड द सन, कि हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती हैं। आफ्टर दैट द ओल्ड मैन। अब यहाँ पर करेक्ट है कि ओल्ड मैन से किसकी हेल्प से चल रहा था? स्टिक की हेल्प से चल रहा था। तो इट वुड बी 7 नंबर। 8 यू। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो यू को ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात जब हमने की थी कि यू जो होता है वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में, तो इसको हमने ब्रैकेट में लिखा था। तो यहाँ पर यह भी यू को जो है ब्रैकेट में लिखा है, तो प्रेडिकेट में जो सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। तो आप देखो इसमें प्रेडिकेट में इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा है? प्लीज़ कम हेयर, रिक्वेस्ट है कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट किस में आती है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में। तो इट वुड बी नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, I hope this is clear to you. Now students, you have to revise this exercise. Okay students, thank you, bye bye, take care.